हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत ही जल्द छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती एवं सहायक शिक्षक भर्ती की वैकेंसी देखने को मिलेगी। काफ़ी लंबे समय की इंतजार के बाद लगभग 14,000 से अधिक पदों पर आपका शिक्षक भर्ती एवं सहायक शिक्षक भर्ती दोनों की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इसमें कंपटीशन भी आपका काफ़ी हाई होने वाला है। चाहे आपका सहायक शिक्षक हो, चाहे आपका शिक्षक भर्ती हो, कोई सा भी हो दोस्तों, दोनों में कंपटीशन काफ़ी तगड़ा रहेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, भर्तियां आने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, हड़बड़ी में कई कई कोर्स ज्वाइन करते हैं, कोई कई बड़े बड़े कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं। उसके बावजूद भी हमारा तैयारी नहीं हो पाता, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो उससे बचने के लिए दोस्तों, हम क्यों ना अभी से अपना थोड़ा थोड़ा करके तैयारी करना चालू कर दें, ताकि अगर कभी भी भर्तियां आ भी जाती हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना पड़े। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, मैथ्स का बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि होगा दोस्तों हमारा आज का यह क्लास नंबर 1, जिसमें हम देखेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक लेवल से हम मैथ्स को सीखेंगे, जो आपका शिक्षक भर्ती एवं सहायक शिक्षक भर्ती दोनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। इसी के साथ दोस्तों, इसमें जो प्रीवियस ईयर में इसी टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, आजकल आपने देखा ही होगा कि व्यापम में किस प्रकार से कूट वाले प्रश्न पूछते हैं, किस प्रकार से बिल्कुल प्रश्न तो देखिए बिल्कुल इजी होते हैं, लेकिन किस प्रकार से उसको घुमा करके पूछा जाता है। तो अब से हम इसी प्रकार के प्रश्नों को बिल्कुल फोकस करते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे, नए नए ट्रिक के माध्यम से, नए नए कंसेप्ट के माध्यम से। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपने देखा ही होगा कि हम हर एक क्वेश्चन में, जिस भी क्वेश्चन में कहीं से भी अगर ट्रिक निकलता है तो उसमें हम ट्रिक निकाल करके लाते हैं और आपको बिल्कुल ईजी तरीके से समझाते हैं। तो बिल्कुल क्लास के साथ बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका एक फ्रेश प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, आप उसमें जा करके बिल्कुल आप मैथ्स को जीरो लेवल से हर एक टॉपिक को सीख सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। आज के क्लास में हम देखेंगे दोस्तों संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, देखिए संख्या पद्धति नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन आपका बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसको हम एक या दो क्लास में कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और सबसे ज़्यादा ट्रिक और कंसेप्ट इन्हीं तो चैप्टर में होता है दोस्तों। देखिए, आपका नंबर सिस्टम हो गया और एक हो गया दोस्तों आपका सिंप्लीफिकेशन। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी में होता है और सबसे ज़्यादा ट्रिक और सबसे ज़्यादा कंसेप्ट इन्हीं दो चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों चैप्टर को हम बिल्कुल पार्ट और पार्ट में सीखेंगे। ठीक है, अलग अलग पार्ट में सीखेंगे। इसमें आपका देखिए एक एक चैप्टर का आपका 2 से 3 पार्ट आ सकता है, क्योंकि इनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, आपका स्थानीय मान हो गया, जाति मान हो गया दोस्तों, आपका यूनिट डिजिट हो गया, उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो गया। ठीक है, सिंपल आपको सिंप्लीफाई करना। ठीक है, इन सभी को हम बिल्कुल एक एक करके सीखेंगे, जो आपका शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसी के साथ दोस्तों, हमारा सीजी टेट एवं शिक्षक भर्ती के लिए हमारा एक प्लेलिस्ट कंप्लीट बना हुआ है। ठीक है, जिसमें हम बिल्कुल हर एक चैप्टर को बिल्कुल सिलेबस वाइज हमने कंप्लीट किया हुआ है। उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा। आप चाहो तो वहां से भी जाकर के मैथ्स को बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल जीरो लेवल से आप सीख सकते हो। तो फिर चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, जैसे कि आपको देखिए क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए 26,549 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है, यह हमें पूछा गया है। अब देखिए, आप बोलोगे सर कि इतना इजी क्वेश्चन आप क्यों करवा रहे हो। तो देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन अभी जो आपका सीजी टेट हुआ, ठीक है, अभी आपका जो जस्ट प्रीवियस वाला सीजी टेट हुआ, उसमें आपको सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इस प्रकार से आपको संख्या दिया गया था, उसमें आपका स्थानीय मान और जाति मान, देखिए अंकित मान को ही जाति मान भी बोला जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों में अंतर पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर आप याद रखिएगा दोस्तों, अंकित मान को ही और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है दोस्तों आपका जाति मान। ठीक है, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, अंकित मान क्या होता है दोस्तों, उसका वो खुद मान। देखिए, अगर यहाँ पर 5 का अंकित मान पूछा है तो 5 का अंकित मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का अंकित मान हो जाएगा 5। अगर इसमें अगर आपको 2 का अंकित मान पूछेगा तो 2 का अंकित मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का अंकित मान हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। ठीक है, 6 का अंकित मान 6 ही हो जाएगा, 4 का अंकित मान 4 ही होगा, 9 का अंकित मान 9 हो जाएगा। मतलब अंकित मान या फिर जाति मान का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसका खुद का मान। ठीक है, अब इसी प्रकार में देखिए स्थानीय मान तो आपको पता ही होगा, स्थानीय मान उसके स्थान का मान। ठीक है, स्थानीय मान मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, उसके स्थान का मान। देखिए, अगर यहाँ पर हमें दिया है 26,000
549। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोला है कि 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 5 का स्थानीय मान कहने का मतलब दोस्तों 5 के स्थान का मान, 5 कौन से स्थान पर है? तो देखिए हम इकाई से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया दोस्तों आपका इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार और ये 10,000। तो देखिए 5 कौन से स्थान पर है? 5 सैकड़े के स्थान पर है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा दोस्तों आपका 5 को हम एज इट इज उसके स्थान पर हम लिख देंगे दोस्तों 5। अब उसके बाद देखिए जितना संख्या रहेगा, ठीक है, एक और ये दो संख्या है, तो उसके बाद दोस्तों जितना संख्या रहेगा उतना बार हम क्या कर देंगे दोस्तों, उतना बार हम लिख देंगे 0। ठीक है, देखिए जो भी संख्या का स्थानीय मान पूछा रहेगा उससे पहले के डिजिट से हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद के में जितना भी डिजिट रहेगा उतना हम यहाँ पर 0 कर देंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 का स्थानीय मान कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया आपका 500। ठीक इसी प्रकार अगर आपको 2 का स्थानीय मान पूछ दे तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए हम 2 को एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद देखिए कितना संख्या दोस्तों, उसके बाद 1 2 3 4, 4 संख्या है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1 2 3 4। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 20,000। ठीक इसी प्रकार अगर 6 का स्थानीय मान पूछ दे तो देखिए 6 को हम एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद कितना संख्या है? 3 संख्या है, तो ये हो गया दोस्तों आपका 1 2 3, ये हो गया दोस्तों आपका 6,000। ठीक है, इसी प्रकार आप सभी संख्या के स्थानीय मान निकाल सकते हो। यहाँ पर देखिए 9 का स्थानीय मान अगर आपको पूछेगा तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 9, क्योंकि 9 के बाद में और कोई संख्या ही नहीं है, तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 9। अब देखिए इस प्रकार से आपको कोई भी संख्या दिया रहेगा, इसमें आपको एक प्रकार से और प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन सी संख्या का स्थानीय मान और जाति मान बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों आपका जो इकाई में संख्या रहता है दोस्तों उसका हमेशा स्थानीय मान और जाति मान हमेशा बराबर होता है। ठीक है, देखिए 9 का जाति मान 9 ही हो जाएगा, 9 का स्थानीय मान भी 9 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको सीजी टेट में पूछा गया है। तो इस प्रकार से आपको घुमा फिरा करके बिल्कुल ईजी प्रश्नों को पूछा जाता है। तो फिर चलिए देखिए हम आते हैं प्रश्न में। देखिए क्या बोला है कि 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। तो देखिए दोस्तों 5 के स्थानीय मान हमने कितना निकाला है? 500, और 5 का अंकित मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 5। और क्या बोला है? इन दोनों में अंतर। ठीक है, इसमें क्या बोला दोस्तों? इन दोनों में अंतर। अंतर मतलब क्या होता है? इन दोनों को हमें घटा देना है। कितने का अंतर है? तो 500 में से अगर मैं 5 को घटा दूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा 495। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 495 और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, जो कि हमें देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए एक चीज हम और देख लेते हैं दोस्तों, दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये भी आपको प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए अगर हमें दशमलव वाली कोई भी संख्या दिया हो, ठीक है, इसको मैं यहाँ से साइड में बनाता हूँ। देखिए अगर हमें कोई सा भी दशमलव वाली संख्या दिया हो, मान लीजिए दोस्तों हमें दिया संख्या, ये हमें दिया है 13.05। ठीक है, अब इसमें अगर हमें पूछ दिया जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए दोस्तों दशमलव के पहले जो भी संख्या रहेगा उसका हम एज इट इज निकालेंगे। ठीक है, जो अभी हमने निकाला देखिए 26,549 का स्थानीय मान, तो दशमलव के पहले वाले संख्या देखिए ये होता है दोस्तों आपका एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो हम देखिए 13 के स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 13 के स्थानीय मान, तो 1 के स्थानीय मान ये हो जाएगा दोस्तों आपका 10, 3 के स्थानीय मान ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3 ही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक्चुअल वैल्यू होता है। उसके बाद दोस्तों दशमलव के बाद वाली संख्या ये आपका दशमिक में होता है। ठीक है, दशमलव के बाद में जो भी संख्या होता है दोस्तों ये आपका दशमिक में होता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पास ये आपका देखिए ये हो जाएगा आपका दहाई से स्टार्ट होता है, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से। ठीक है, ना कि आपका इकाई से होता है। दशमलव के बाद वाली संख्या इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर हमें 5 का स्थानीय मान, सबसे पहले हम 0 का स्थानीय मान निकालते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद में सबसे पहले क्या है दोस्तों? 0 है। तो अगर हम 0 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 0 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 0 गुणित 1/10। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर ये क्या आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा आपका 0। ठीक है, इसी प्रकार से निकालेंगे। 0 की जगह में आपका 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका देखिए स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से। ये होता है दोस्तों दशमलव की बाद वाली संख्या का। अब इसमें अगर हमें 5 का स्थानीय मान पूछ दिया जाए तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 गुणित, अब उसका देखिए ये तो आपका है दोस्तों दहाई में। ठीक है, ये है आपका दहाई में, और 5 है दोस्तों आपका सैकड़ा में। सैकड़ा मतलब क्या हो जाता है? सैकड़ा मतलब होता है दोस्तों आपका 100। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? देखिए 5 का हम 5 ही लिखेंगे एज इट इज। उसके बाद गुणा में क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 1/100। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 5/100।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5/100। या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए नीचे में कितना है, 2 जीरो है, तो यहाँ पर ये हमारे 5 और ये 1 जीरो, ठीक है, 0.05, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 13.05 का 13.05 में हमारा देखिए 5 का स्थानीय मान अगर पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 0.05 या फिर 0.05, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान भी निकाल सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर 5 के बाद में और अगर आपको 6 दे दिया गया हो, ठीक है, 5 के बाद अगर आपको और 6 दिया हो तो इसका स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए 6 के स्थानीय मान ये हो जाएगा दोस्तों 6 गुणा 1 में कितना हो जाएगा, देखिए 6 आपका देखिए कौन से नंबर पर है, ये आपका है दहाई, ये आपका सैकड़ा और ये हजार। तो यहाँ पर इसमें हम किसका डिवाइड करेंगे दोस्तों, 1000 का। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा 6 का स्थानीय मान निकल जाएगा। इसी क्रम में हम आगे जितना भी नंबर दिया रहेगा उन सभी के स्थानीय मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाले कंसेप्ट से ज्यादा आपको अब इस प्रकार के कंसेप्ट से बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, कि दशमलव वाली संख्या के स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। यहां से आपको भर भर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हर एक पॉइंट को आप बिल्कुल नोट करते चलिएगा, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए हम एक क्वेश्चन के साथ साथ हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं हमारा सेकंड प्रश्न क्या दिया है। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि संख्या पद्धति की सोपान क्रमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा क्रम सही है, ठीक है। जहां पर देखिए हमें क्या दिया दोस्तों, n बराबर पहले प्राकृत संख्या, w बराबर पूर्ण संख्या, q बराबर परिमेय संख्या या फिर z बराबर पूर्णांक संख्या, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है कि इसको देखिए हमें क्रमिक क्रम में संख्या पद्धति की हमें क्रम में इसको जमाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, इन चारों में से सबसे पहले क्या आता है ये हमें पूछा गया, ठीक है। देखिए आपको ये ऑप्शन दिया गया है ABCD करके। सबसे पहले आपका देखिए n मतलब प्राकृत संख्या आएगा, या फिर आपका देखिए w में क्या दिया दोस्तों, पूर्ण संख्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीनों में n और ये w, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा इसको हमें पूछा गया, ठीक है। और इसी प्रकार से कुट वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों के लिए, ठीक है, दोनों भर्ती वालों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए चलिए इसको हम एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आया दोस्तों, जब गणित का आविष्कार हुआ, ठीक है, जब गणित सब्जेक्ट का ही आविष्कार हुआ तो सबसे पहले हमें कौन सी संख्या मिली दोस्तों, सबसे पहले मिली हमें प्राकृत संख्या, ठीक है। सबसे पहले मिले दोस्तों हमें प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, तो देखिए प्राकृत संख्या हो जाएगा दोस्तों आपके 1 2 3 4, ये इस प्रकार से दोस्तों ये होता है आपका इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये होता है दोस्तों आपका प्राकृत संख्या। प्रकृति में हमें ये 1 2 3 4 इस प्रकार से हमें क्रम में मिला, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका प्राकृत संख्या, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में नेचुरल नंबर, ठीक है। देखिए इंग्लिश में भी मैं आपको बता देता हूँ, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों नेचुरल नंबर। अब देखिए इसको हम याद कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए पहले हमें मिला दोस्तों प्रकृति में प्राकृत संख्या 1 से लेके अनंत तक। अब इसके बाद देखिए ये आपका पूर्ण नहीं है, ये आपका पूर्ण है क्या, नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जो दशमिक में रहता था, जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया, ठीक है, 100 हो गया, 1000 हो गया, इन सब को लिखने में कठिनाई होती थी। क्यों, क्योंकि तब हमारा जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है। तब के कंडीशन में जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था, मतलब ये संख्याएं पूर्ण नहीं थी। तब क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, प्राकृत संख्या आने के बाद जीरो का आविष्कार हो गया और जीरो को सबसे पहले रखा गया, ठीक है। उसके बाद ये कहलाया दोस्तों आपका पूर्ण संख्या। तो जो भी संख्याएं मिली हमें दोस्तों, वे सभी संख्याएं क्या कहलाई दोस्तों, वे संख्या कहलाई आपका पूर्ण संख्या, ठीक है, वोल नंबर। अब देखिए पहले प्राकृत संख्या कौन सी थी, आपका ये 1 से लेके ये आपका इनफाइनाइट तक, उसके बाद जीरो का आविष्कार हुआ, फिर ये जीरो से स्टार्ट हुआ, ठीक है। जीरो का आविष्कार होने के बाद यहाँ पर हम इसको 10 को, 100 को, 1000 को, 1 करोड़ को, 1 लाख को हम आसानी से लिख सकते थे। उसके बाद दोस्तों आपका देखिए प्राकृत संख्या हो गया, सबसे पहले क्या आया दोस्तों आपका n आया, उसके बाद क्या आया दोस्तों आपका पूर्ण संख्या आया, w आया, उसके बाद क्या आया देखिए आपका पूर्णांक आया, ठीक है। देखिए जीरो से पहले की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। तो देखिए जीरो के अगर हम पहले जाते हैं तो ये सभी हमें पॉजिटिव में बढ़ते क्रम में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जीरो से पहले भी कुछ संख्या आएंगी जिसको हम बोलेंगे दोस्तों निगेटिव में, ये हो जाएगा -1, -2, -3, इस प्रकार से ये आपका ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। और ये सभी का इन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, इन सभी संख्याओं को हम कहेंगे दोस्तों पूर्णांक संख्या,
ठीक है, देखिए जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसको आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका प्राकृत संख्या आया, उसके बाद जीरो का आविष्कार हुआ, तो जीरो का आविष्कार होने के बाद पूर्ण संख्या आया, उसके बाद क्या आया दोस्तों, इसके बाद क्या आया आपका पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये आपका पूर्णांक संख्या मतलब ये आपका पॉजिटिव में भी होगा और निगेटिव में भी होगा। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव में दोस्तों जो संख्या जितना ज्यादा बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ा होगा। अब निगेटिव में क्या होगा, जो संख्या देखिए माइनस के साथ जितना सबसे बड़ा होगा दोस्तों वही संख्या सबसे छोटा होगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले प्राकृत संख्या हो गया n, उसके बाद पूर्ण संख्या हो गया दोस्तों w, उसके बाद हो गया दोस्तों आपका पूर्णांक संख्या z। अब उसके बाद क्या आया दोस्तों, ठीक है, उसके बाद आया आपका परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए जितनी भी गणितीय संक्रियाएं होती हैं वो इन्हीं नंबरों के साथ होती है। ठीक है, दुनिया में जितनी भी गणितीय संक्रियाएं होती है दोस्तों वो आपका ये पूर्णांक संख्या से ही होती है। ठीक है, इसी को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, इसी को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, इसी को हम दशमलव के रूप में लिखते हैं। ठीक है, इन्हीं संख्याओं को। तो देखिए उसके बाद क्या आया दोस्तों, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या मतलब क्या हो जाता है, जो आपका अंश और हर के रूप में हो। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं ऊपर में अगर 3 को लिख देता हूं, अगर नीचे में मैं 4 को लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका परिमेय संख्या। ठीक है, मतलब आपका अंश और हर के रूप में होना चाहिए, वो कहलाएंगे दोस्तों परिमेय संख्या। तो देखिए इसमें आपका लास्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों, क्यू। ठीक है, तो देखिए पहले प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर परिमेय संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या। ठीक है, तो NWZQ देखिए किसमें दिया है, NWZQ। ठीक है, सॉरी ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये दिया है दोस्तों हमें NWZQ, जो कि दिया है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को इतना लंबा में बताने का मतलब यह है कि आप प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है, इन सभी को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया दोस्तों, देखिए निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या बोला दोस्तों, अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए कई सारे बच्चे इसमें देखिए ऑप्शन देखेंगे, 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, ये सभी तो अभाज्य संख्या है और सभी अभाज्य संख्या करके ये ऑप्शन नंबर डी लगा करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए अभाज्य संख्या आपका कौन सा होता है दोस्तों, जिसके 2 गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसके 2 गुणनखंड हो। अब देखिए दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे दोस्तों, देखिए एक गुणनखंड तो सभी संख्या का होता है। ठीक है, दुनिया में जितना भी संख्या दोस्तों सभी संख्या का एक ना एक गुणनखंड होगा ही होगा। ठीक है, और वो हो जाएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एक अभाज्य संख्या 7 ही लेता हूं, तो इसका एक गुणनखंड कौन सा होगा दोस्तों, वो होगा 1। ठीक है, क्योंकि 1 से सभी संख्या भाग हो जाता है। ठीक है, 7 का एक गुणनखंड हो गया दोस्तों 1। ठीक है, क्योंकि एक गुणनखंड सभी संख्या का होता है। अब उसके बाद देखिए एक और गुणनखंड कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एक और गुणनखंड हो जाएगा वह स्वयं संख्या। ठीक है, तो देखिए 7 का 2 गुणनखंड, एक हो गया 1, एक हो गया 7। ठीक है, इससे और ज्यादा गुणनखंड ना बने, केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, वही संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो देखिए अभाज्य संख्या ये होगा, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 7, 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इस प्रकार से है अभाज्य संख्या हम निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो आपका 1 होता है दोस्तों, इसका केवल और केवल एक गुणनखंड ही होता है। ठीक है, 1 का केवल और केवल एक गुणनखंड ही होता है, इसीलिए दोस्तों आपका एक अभाज्य संख्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा एक आपका अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, अभाज्य संख्या होता है आपका 2 से स्टार्ट। ठीक है, अब देखिए 2 एक ऐसा संख्या है जो आपका सम भी है, 2 आपका सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, 2 जो है वो आपका सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, यहां से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, 2 के बाद देखिए कौन सा हो जाएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद ये हो जाएगा दोस्तों आपका 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी से भाग नहीं जाता हो, वही संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा एक आपका अभाज्य संख्या नहीं है, एक आपका विषम संख्या है। ठीक है, तो उसी के साथ 2 जो है आपका अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपको समझाने के लिए देखिए क्या दिया दोस्तों कि 0 व 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है।
ठीक है, देखिए आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि 1 से लेके 100 तक के बीच में, ठीक है, या फिर 0 से लेके 100 तक भी आप बोल सकते हो, या फिर 1 से लेके 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1 से लेके 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, सॉरी 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, वे हो जाएंगे दोस्तों आपका 25। ठीक है, इसी प्रकार 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, वो होंगी दोस्तों आपका 15। ठीक है, 1 से लेके 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होंगी। अब देखिए 1 से लेके 50 तक कौन कौन सी 15 अभाज्य संख्या है, तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों आपका 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद हो जाएगा दोस्तों आपका सॉरी ये हो जाएगा दोस्तों आपका 5, 5 के बाद हो जाएगा दोस्तों आपका 7, 7 के बाद क्या हो जाएगा 11, 11 के बाद हो जाएगा दोस्तों 13, 13 के बाद हो जाएगा 17, उसके बाद 18, 19, 19 किसी से भाग नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद 21, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 23, 23 के बाद क्या हो जाएगा आपका देखिए 23 के बाद हो जाएगा दोस्तों आपका 29, 29, 29 के बाद हो जाएगा दोस्तों 31, उसके बाद 35, 36 जाता है 37, 37 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों आपका देखिए 41, 41, उसके बाद देखिए 43, 43 के बाद 44, 45, उसके बाद ये आपका 47 हो गया, फिर आपको 49 भाग जाता है। तो देखिए ये हो गया दोस्तों आपका 1 से लेके टोटल 50 तक की कुल अभाज्य संख्या है। कौन कौन सी दोस्तों, देखिए कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये संख्या है दोस्तों आपका 1 से लेके 50 तक की कुल अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो सभी संख्याओं को आप चाहो तो याद कर लो। ठीक है, वैसे भी याद करने की जरूरत नहीं, आप खुद भी इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। बस आपको भाग जाने की विधि बस पता होनी चाहिए। ठीक है, 2 से भाग जाने की विधि, 3 से भाग जाने की विधि, 4 से भाग जाने की विधि। ठीक है, इन सभी विधियां अगर आपको पता है तो इन संख्याओं को आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। 1 से 50 तक की टोटल अभाज्य संख्या कितनी है दोस्तों 15। ठीक है, इसी क्रम में आप इसको आगे और निकाल सकते हो। ठीक है, इसी क्रम में इसको आप आगे और निकाल सकते हो 50 के बाद की अभाज्य संख्या। और 1 से लेके 100 तक में टोटल कितनी अभाज्य संख्या है दोस्तों, ये हो जाएगी आपका 25। ठीक है, तो देखिए तो हमें क्या पूछा दोस्तों, 0 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर देखिए 0 करके दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 0 को देखते ही कई बच्चे क्या करेंगे, 1 को भी जोड़ेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे तो टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी दोस्तों, अगर आप 1 से स्टार्ट कर देते तो टोटल हमारे पास 16 संख्या हो जाएगी। ठीक है, और जल्दीबाजी में ऑप्शन नंबर डी को लगा करके आ जाएंगे और जो हो जाएगा दोस्तों गलत। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम है दोस्तों, हमें जल्दीबाजी नहीं करना है। हाँ, अगर आपका गणित में अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, अच्छा पकड़ ही नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया है तो आपको जल्दीबाजी तो आपको होगा ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से अच्छा हम क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझें, क्योंकि इससे हम कई सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। तो हमें जल्दीबाजी नहीं करना, पहले सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हमें इसका आंसर लगाना है। क्योंकि कई बार जल्दीबाजी में भी इजी से इजी क्वेश्चन भी हमसे सॉल्व हो जाता है, और वही हमारा दोस्तों क्या होता है, माइनस पॉइंट होता है। ठीक है, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट, देखिए जो ज़्यादा क्वेश्चन बनाएगा, जो जल्दी क्वेश्चन बनाएगा वही नौकरी पाएगा। ठीक है, तो हमें हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए यहाँ पर हमें काफ़ी बड़ा बड़ा नंबर दिया गया दोस्तों, और इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल से इसमें हमें अपना ट्रिक यूज़ करना है। देखिए मैंने आपको 2 से भाग जाने की विधि, 3 से भाग जाने की विधि, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, ठीक है 13 से, इन सभी से भाग जाने की विधि बहुत ही अच्छे से बिल्कुल डिटेल से आपको मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप जा करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन ऐसे प्रश्नों में बच्चों को होता है। तो देखिए क्या बोला दोस्तों कि इनमें से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या दोस्तों मतलब वो स्वयं से और एक को छोड़ करके किसी से भाग न जाता हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम ऑप्शन को देखते हैं। देखिए इसमें से 2 से भाग कोई जाएगा क्या, देखिए ऑप्शन नंबर ई, इसके इकाई में सम संख्या है, ये आपका 2 से भाग जाएगा, मतलब ये आपका अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम काटते चलेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया दोस्तों, ये दिया है आपका 5।
5 से भाग जाने की विधि में मैंने आपको क्या बताया था कि संख्या की इकाई में या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो 5 से भाग जाएगा, मतलब ये संख्या भी आपका 5 से भाग जाएगा, मतलब ये भी आपका अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से और कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा अगला काम क्या है? 3 से भाग जाने की विधि में हम क्या देखते हैं? संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाग जाता है तो वो संख्या 3 से भाग जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर मैं जोड़ दूँ, 9 और ये 10, 10 और ये 5, 15, 15 3 से भाग जाता है, मतलब ये संख्या 3 से भाग जाएगा, मतलब ये संख्या भी आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार मैं ऑप्शन नंबर डी को देखता हूँ, ये आपका देखिए, इसको अगर मैं जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 और ये 8 15, और ये 15 और 9 कितना हो गया? 24। ठीक है, 24 भी आपका 3 से भाग जाता है, तो ये भी आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया दोस्तों? आपका ये 7 और ये एक 8 हो गया, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 से भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। ठीक है, तो ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या जो संख्या दी दोस्तों आपके 1723, ये हो जाएगा दोस्तों अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हो। लेकिन ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए दोस्तों आपको भाग जाने की विधि पता होना चाहिए, 2 से 3 से 5 से। ठीक है, इन सभी से भाग हो जाने की विधि बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तो सॉल्व हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि 1 से 100 तक की पूर्णांक संख्याओं में अंक 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? ठीक है, कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर हम 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिखते हैं तो एक अंक का प्रयोग कितनी बार होगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, देखिए अब इसमें हम संख्या को लिखते रहेंगे, सबको गिनते रहेंगे। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। देखिए 1 से लेकर 100 तक लिखने में एक अंक का प्रयोग कितने बार होगा दोस्तों? एक अंक का प्रयोग होगा दोस्तों आपका 21 बार। ठीक है, बाकी जितनी भी संख्या है उन सभी का प्रयोग कितने बार होगा दोस्तों? 20 बार। ठीक है, देखिए कैसे होगा इसको हम चलिए निकाल करके देखते हैं। देखिए 1 से लेके अगर मैं 100 तक लिखूं तो देखिए 1 से लेके 9 तक में, 1 से लेके 9 तक में एक कितने बार आता है? एक बार आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका देखिए 10 से लेके 19 तक में, 10 से लेके 19 तक में एक कितने बार आएगा दोस्तों? तो ये आएगा आपका देखिए 11 बार। ठीक है, 10 के बाद 11, 11 में 2 1 रहेगा, तो ये आपका ये 11 बार एक आएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखिए अगर मैं 21 से लेके उसके बाद देखिए 19 के बाद आपका 20 आएगा, उसमें तो एक नहीं आएगा, 21 में एक आएगा, 31 में एक आएगा, 41 में एक आएगा, 51 में एक आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों 21 से लेके देखिए ये हो जाएगा दोस्तों आपका 91 तक कितने बार एक आएगा दोस्तों? तो ये आएगा दोस्तों आपका 8 बार। ठीक है, अब उसका देखिए 91 के बाद आपका देखिए 92 93, इनमें तो एक नहीं आएगा, डायरेक्ट किस में एक आएगा? ये आएगा दोस्तों आपका 100 में। देखिए 100 में कितना एक है दोस्तों? ये है आपका एक बार एक। अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 और ये 2 10, 10 और ये 11 कितना हो गया दोस्तों आपका? 21 21। ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक में एक कितनी बार आएगा दोस्तों? डायरेक्ट अगर आपको पूछ दे तो कितनी बार आएगा आपका? 21 बार। ठीक है, अब इसी में देखिए अगर आपको 1 से लेके 100 तक की संख्या में 2 कितनी बार आएगा, अगर हमें इस प्रकार से पूछ दिया जाए तो देखिए 2 कितनी बार आएगा दोस्तों? देखिए ये आपका 1 से लेके 9 तक में 2 कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 से लेके आपका ये 20 तक में 2 कितनी बार आएगा? तो एक आएगा आपका 12 में, एक आएगा आपका 20 में। कितनी बार आएगा दोस्तों आपका? 2 बार। उसके बाद देखिए आपका ये 21 से लेके आपका ये 30 तक में, ठीक है, 21 से लेके 30 तक में 2 कितनी बार आएगा? ये आएगा दोस्तों आपका देखिए 10 बार। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहां से मैं बनाता हूं, देखिए 31 से लेके आपका देखिए आपका ये 92 तक में फिर से आपका देखिए 2 कितनी बार आएगा? तो ये आएगा दोस्तों आपका देखिए टोटल 7 बार। तो ये देखिए टोटल कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया आपका ये 7 7 और ये 3 10, 10 और ये 10 20। ठीक है, तो देखिए 1 से लेके 100 तक में टोटल एक आपका दोस्तों 21 बार आता है, बाकी जितनी भी संख्या है दोस्तों ये आपका 20 बार आता है। ठीक है, इस प्रकार से निकालने से अच्छा आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आज के सेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है दोस्तों, लेकिन ये प्रश्न आपको खास शिक्षक भर्ती में पूछा गया था। ठीक है, इस प्रकार के अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो आपका थोड़ा घुमा फिरा करके दिया रहता है। देखिए क्या बोला है कि गुणनफल 4 के घात 9 गुणित 9 के घात 4 गुणित 7 के घात 7 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है,
इन संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। देखिए कितना बड़ा सा दिया गया है। तो देखिए यहाँ से आपको कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, या फिर सम गुणनखंडों की कुल संख्या, विषम गुणनखंडों की कुल संख्या, या फिर कुल गुणनखंड, ठीक है। इन चारों तरीके से प्रश्न आपको पूछा जाता है। कोई ना कोई एक तरीका आपको पूछेगा ही पूछेगा 110%, चाहे आपका शिक्षक भर्ती हो, चाहे आपका सहायक शिक्षक भर्ती हो, क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों आपका व्यापम का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। कुल अभाज्य गुणनखंड निकालना, कुल सम गुणनखंड निकालना, विषम गुणनखंड निकालना, ठीक है, इस प्रकार से पूछा गया है। तो चलिए हम सभी तरीके को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें देखिए क्या दिया दोस्तों, 4 के घात 9 गुणित 9 के घात 4 गुणित 7 के घात 7। इस प्रकार से जब भी हमें कोई संख्या दिया रहेगा, ठीक है, देखिए इसको एक बार मैं लिख लेता हूँ, 4 के घात 9 गुणित 9 के घात 4 गुणित ये हो जाएगा दोस्तों 7 के घात 7। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो भी नंबर दिया रहेगा, जो बेस में नंबर दिया रहेगा, इसको हमें सबसे छोटे फैक्टर में तोड़ना रहता है, ठीक है। सबसे छोटे से छोटे अगर टूट रहा है तो सबसे छोटे से छोटे फैक्टर में तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणित 2। उसके बाद देखिए ये आपके ये 9 को मैं कितना लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 3 गुणित 3, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 को मैं कितना लिख सकता हूँ, तो 7 को मैं 7 ही लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 के घात 9, तो ये 4 के घात 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 2 के घात 9 गुणित 2 के घात 9, ठीक है। दोनों को मैं अलग अलग घात करके लिख सकता हूँ, सिंपल सा। देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 4 जो हो जाएगा ये 2 गुणित 2, ठीक है। इन दोनों के घात में क्या रहेगा 9, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के घात 9 गुणित ये 2 के घात 9, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी को मैंने इसको सिंपल तरीके से लिखा। ठीक इसी प्रकार है 3 गुणित 3, मतलब इसको मैं 3 के घात 4 गुणित ये भी 3 के घात 4, इसको भी मैं लिख सकता हूँ, और ये 7 का घात ये 7 है। इस प्रकार से हमें छोटे फैक्टर में इसको तोड़ना रहता है। अब देखिए क्या बोला है कि दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, ठीक है। हमें देखिए क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना दोस्तों, हमें इसमें कुछ नहीं करना होता, जो भी घात में दिया रहता है उसको हमें सिंपल सा जोड़ देना रहता है, ठीक है। देखिए ये घात में क्या दिया दोस्तों, केवल और केवल हमें घातों को जोड़ना रहता है, बेस से हमें कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपके 9 धन 9 धन 4 धन 4 धन 7, ठीक है। इन सभी संख्याओं को हमें आपस में जोड़ देना है, ठीक है। इन सभी को अगर मैं जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 33, ठीक है। तो इन गुणनखंड में कुल कितनी अभाज्य संख्या है दोस्तों, कुल अभाज्य संख्याओं का देखिए अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए टोटल 33, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए इसी में हमें सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड अगर हमें बोल दिया जाए तो देखिए कोई से भी मैं एक नंबर ले लेता हूँ। आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछता है, देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है दोस्तों 3600, ठीक है। देखिए 3600 क्या, देखिए सबसे पहले इसका हमें कुल गुणनखंड, देखिए प्रश्न कैसे पूछता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया रहेगा 3600, इसके कुल गुणनखंडों की संख्या निकालिए, या फिर कुल सम गुणनखंडों की संख्या निकालिए, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या निकालिए। इस प्रकार से हमें प्रश्न जो है पूछता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए क्या बोला दोस्तों, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बोला, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हमने इसको ऐड करके लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए आपको प्रश्न घुमा करके पूछ देता है कि कुल कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है, या फिर कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, या फिर कुल कितने सम गुणनखंड होंगे, या फिर कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। तो इसमें हमें सिंपल सा मल्टीप्लाई करना रहता है। देखिए इसको सबसे पहले हमें इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है। तो देखिए 3600 को अगर आप इस प्रकार से इसका एलसीएम निकाल करके देख लीजिएगा, 3600 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो इसके टोटल कुल गुणनखंड कितने आ जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपके 2 के घात 4 गुणित 3 के घात 2 गुणित ये हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए उसके बाद 5 पंजे 25, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 5 के घात 2, ठीक है। 3600 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसको देखिए एलसीएम निकाल करके इसको आप बना सकते हो। ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 18 बार, ये 0 हो गया, फिर 2 नहीं 18 हो गया दोस्तों, फिर ये आपके 3 से जाएगा, 3 3 9, ठीक है। फिर ये आपके 3 से जाएगा दोस्तों, 3 एकम 3, उसके बाद ये जाएगा दोस्तों आपका 5 से, ये 5 2 10, और ये 0 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये जाएगा दोस्तों आपके 4 से, फिर ये 4 पंचे 20, ठीक है। 4 को मैं 2 गुणित 2 लिख सकता हूँ, ये आपका 5 गुणित 5, 3 गुणित 3, और ये 2 गुणित 2, ठीक है। मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 के घात 4
3 के घात 2 और ये 5 के घात 2। ठीक है, इस प्रकार से हमें देखिए कोई सा भी नंबर दिया रहेगा इसको हमें इसी प्रकार से गुणनखंड के रूप में तोड़ना रहता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, बेसिक से समझते चलिएगा, हर एक पॉइंट को हम बिल्कुल आसानी से बनाते चलेंगे। देखिए इस प्रकार से सबसे पहला काम हमारा है दोस्तों, इसको हमें इसके मल्टीपल फैक्टर में इसको हमें तोड़ना रहता है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है, क्या बोलेगा दोस्तों कि 3600 के कुल गुणनखंड, 3600 के कुल गुणनखंड। तो देखिए 3600 के अगर हमें कुल गुणनखंड पूछेगा तो हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए जो घात में दिया रहता है उसको हमें एज इट इज गुणा कर देना होता है। देखिए घात में क्या दिया दोस्तों, घात में दिया देखिए सबसे पहले ये 4 है, उसके बाद यहाँ पर देखिए घात में क्या है दोस्तों 2 है, उसके बाद देखिए यहाँ पर घात में क्या है दोस्तों आपका भी ये फिर से 2 है। ठीक है, इसको हमें एज इट इज देखिए क्या करना रहता है, लिख करके देखिए क्या बोला दोस्तों इसमें कुल गुणनखंड। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर देखिए आपको कुल गुणनखंड पूछा है तो इन सभी के घातों में हमें एक एक जोड़ना रहता है। ठीक है, मतलब ये 4 में भी हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5, गुणित 2 में भी हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3, गुणित 2 में भी हम फिर से 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5 तिया 15, 15 तिया 45। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 3600 के कुल गुणनखंड। ठीक है, कितने हो जाएंगे दोस्तों आपका 45, ये हो जाएगा आपका आंसर। ध्यान दीजिएगा, जो भी देखिए सबसे पहले हमें इसको इसके फैक्टर के रूप में तोड़ना रहता है। उसके बाद अगर आपको कुल गुणनखंड पूछा है तब की कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, सभी के घातों में हम एक एक जोड़ करके गुणा कर देते हैं तो हमारा निकल करके आ जाता है दोस्तों कुल गुणनखंड। अब देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पास आपको और क्या पूछेगा, दूसरा में क्या पूछेगा दोस्तों आपका देखिए कुल अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमें घातों को कुछ नहीं करना, इसको हमें एज इट इज रखना रहता है। देखिए 2 के घात में 4 में है तो इसको हम 4 लिखेंगे, गुणा 3 के घात 2 है तो 2 को हम 2 लिखेंगे, गुणा यहाँ पर देखिए 5 के घात में 2 है तो 2 को भी हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपके 4 दूने 8, 8 दूने 16, ये निकल गया दोस्तों आपका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको मैं नीचे से बना लेता हूँ, ये हो गया दोस्तों आपका कुल गुणनखंड, ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। फिर इसी में पूछा जाता है दोस्तों आपका सम गुणनखंड। ठीक है, इसी में आपको पूछा जाता है सम गुणनखंड। ठीक है, हम किसका निकाल रहे हैं 3600 का। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3600 का हमने क्या लिखा, 2 के घात 4 गुणित 3 के घात 2 गुणित 5 के घात 2। ठीक है, इसका अगर आपको सम गुणनखंड पूछेगा तो सम गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, सम गुणनखंड पूछा है तो हमें देखिए दो, यहाँ पर देखिए सम संख्या कौन सा है दोस्तों आपका ये 2 है। ठीक है, तो देखिए 2 के पावर को हम एज इट इज रखेंगे, 2 के पावर को हम एज इट इज रखेंगे, बाकी जो भी नंबर रहेगा दोस्तों उनके पावर में हम एक एक जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 2 है, 2 में मैंने 1 जोड़ा तो ये 3 हो गया, गुणा यहाँ पर देखिए ये 2 है, 2 में मैंने फिर से 1 जोड़ा तो ये भी आपके 3 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए 4 तिया 12, 12 तिया कितना हो गया दोस्तों 36। ठीक है, तो देखिए सम गुणनखंड कितने हो गए दोस्तों, सम गुणनखंड हो गया आपका 36। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमें विषम गुणनखंड, देखिए ये हो गया आपका तीसरा नंबर और यहाँ पर ये हो गया दोस्तों आपका चौथा नंबर। अगर आपको विषम गुणनखंड निकालने बोल दिया जाए, विषम गुणनखंड अगर आपको निकालने बोल दिया जाए 3600 का, तो देखिए विषम गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसका अगर हमें सम गुणनखंड निकालना था तो हमने क्या किया, जो सम संख्या के पावर में था उसको हमने एज इट इज लिखा, बाकी के पावर में हमने एक एक ऐड करके इसको गुणा कर दिया। अब हमें विषम गुणनखंड निकालना है तो ये जो सम रहेगा दोस्तों, सम के पावर से हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, इसको हमें छोड़ ही देना है और बाकी के पावर में हमें एक एक बढ़ा करके गुणा कर देना है। तो देखिए 2 के पावर में 4, इसको हमें छोड़ देना है, 3 के पावर में 2 है, 2 में मैंने 1 बढ़ाया तो ये हो गया दोस्तों 3। ठीक इसी प्रकार देखिए 5 के पावर में 2 है, 2 में मैंने फिर से 1 बढ़ाया तो ये हो गया दोस्तों आपका 3। तो विषम गुणनखंड कितने हो गए दोस्तों, तो 3 तिया ये हो गया दोस्तों आपका 9। ठीक है, और ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। इन्हीं 4 तरीकों से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपका शिक्षक भर्ती हो दोस्तों, चाहे आपका सीजी व्यापम का कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आपको कोई सा भी नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, बोलेगा कि इसका कुल सम गुणनखंड कितना है, कुल विषम गुणनखंड कितने हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें प्रश्न पूछेगा तो इस प्रकार से आप इसको निकालिएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको आप इसके मल्टीपल फैक्टर में तोड़ना है। कुल गुणनखंड पूछेगा तो हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए कुल गुणनखंड में इन सभी के घातों में एक एक जोड़ करके हमें गुणा कर देना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो अभाज्य गुणनखंड में हमें एज इट इज उसको घातों को ही गुणा कर देना है।
सम गुणनखंड बोलेगा तो दोस्तों सम के पावर को हमें एज इट इज रखना है, बाकी पावर में एक एक जोड़ करके गुणा कर देना है। विषम गुणनखंड अगर पूछता है तो सम वाले पावर को हमें छोड़ देना है, बाकी पावर में हमें एक एक जोड़ करके गुणा कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप इन चारों को बना सकते हो। ठीक है, कोई सा भी आपको नंबर दिया रहे। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए इसी में आपका देखिए शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, आपको थोड़ा सा घुमा करके दिया गया। देखिए क्या बोला है दोस्तों, 2744 को दो गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। मतलब हमें क्या पूछा दोस्तों, इसमें कुल गुणनखंड कितना है ये हमें पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले 2744 को अगर देखिए इसका मैं एलसीएम निकालता हूँ तो देखिए इसका एलसीएम किस प्रकार से हो जाएगा। देखिए ये जाएगा दोस्तों आपके 2 से 1 बार, 2 तिया 6, ठीक है, ये 2 सत्ते 14 और ये 2 दूने 4, फिर से ये आपके 2 जाएगा दोस्तों, 2 छक्के 12, ये हमारा 2 अट्ठे 16 और ये 2 छक्के 12, फिर से ये आपके 2 से जाएगा यहाँ पर देखिए 3 4 और ये 3। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, अब ये जाएगा दोस्तों हमारा देखिए 7 से, 7 चौक 28 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका 63 हो गया और ये 9 सत्ते 63। फिर से ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, 7 सत्ते 49। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया दोस्तों इसका एलसीएम। देखिए मतलब इसको हम गुणनखंड के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो गया दोस्तों आपके 2 का घात 3 गुणा, यहाँ पर देखिए ये कितने बार है दोस्तों, ये 7, ये हमारा 3 बार है। मतलब इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 7 के घात 3। ठीक है, इस प्रकार से हमें गुणनखंड के रूप में लिखना रहता है, ये हमारा पहला काम है। अब यहाँ पर देखिए कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, मतलब कुल गुणनखंड। ठीक है, तो कुल गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, कुल गुणनखंड देखिए कुल गुणनखंड, तो देखिए कुल गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, तो जो भी देखिए पावर में रहता है उसमें हम 1 बढ़ा करके गुणा कर देते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए इसके घात में 3 है तो 3 में 1 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 4 गुणा, यहाँ पर भी दोस्तों आपका देखिए ये घात में 3 है, इसमें भी हम 1 बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया हमारा 4। तो 4 गुणा 4, तो ये 4 चौक कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा 16। ठीक है, इस प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, ये दिया दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, ये आपका शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछेंगे। चलिए देखिए इसी में हमारा देखिए आसान सा प्रश्न एक और दिया। देखिए क्या दिया दोस्तों आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए दोस्तों हम सभी नंबर को हम 11 से भाग कर करके देखेंगे, जो भी नंबर 11 से भाग जाएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें नहीं बनाना है। ठीक है, देखिए सभी नंबर्स को अगर हम 11 से भाग करते चलेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही कहा था दोस्तों कि 2 से भाग जाने की विधि, 3 से भाग जाने की विधि, 5 से, 10 से, 9 से, जो भी आपका 11 से, 13 से, इन सभी से भाग जाने की विधि को आप बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 11 से भाग जाने की विधि, ठीक है, 11 से भाग जाने की विधि अगर आपको पता है तो आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। तो देखिए 11 से भाग जाने की विधि क्या कहलाती है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, देखिए सम संख्याओं के अंकों का योग। ठीक है, सम संख्याओं के अंकों का योग, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सम संख्याओं के अंकों का योग माइनस विषम संख्याओं के अंकों का योग। ठीक है, सम संख्याओं के अंकों का योग और माइनस विषम संख्याओं के अंकों का योग, इन दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से विभाजित होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है मतलब वो संख्या 11 से भाग जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम ऑप्शन में। देखिए सम संख्याओं को पहले मैं जोड़ लेता हूँ। देखिए सम संख्या और उसके बाद विषम संख्या। देखिए सम संख्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये 3 और ये 6, 6 और ये 3 9, 9 और ये 1 10। ठीक है, 10 में से देखिए 10 में से अगर मैं माइनस कर दूं, यहाँ पर ये देखिए 2 और ये 5, 2 7, 7 और ये 4 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा 11। ठीक है, तो 10 में से 11 जाएगा, ये हमारा 0 और 11 नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। उसके बाद देखिए बी में देखते हैं हम। देखिए पहले हमारी सम संख्या 6 और ये 4 कितना हो गया दोस्तों, 10, 10 और ये 2 12। ठीक है, माइनस हम करते हैं विषम संख्या। देखिए 5 और ये 2 7, ठीक है, 5 और ये 2 7 और 7 और ये 4 कितना हो गया दोस्तों 11। ये भी हमारा 0 और 11 नहीं आ रहा है, मतलब ये भी हमारा होगा नहीं। देखिए उसमें हम देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में। देखिए सम संख्या के अंकों का योग, देखिए 5 और ये 4 9, 9 और ये 2 कितना हो गया दोस्तों 11। ठीक है, माइनस यहाँ पर देखिए 6 और ये 1 कितना हो गया दोस्तों 7, 7 और ये हमारा
4, 7 और ये 4 कितना हो गया दोस्तों 11। मतलब देखिए 11 में से 11 को अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना आ रहा है दोस्तों 0। मतलब ये हमारा देखिए ऑप्शन नंबर डी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। सी को भी आप देखिए देख लीजिए, देखिए 6 और ये 1 कितना हो गया दोस्तों 7, 7 और ये 4 11, माइनस अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 6 और ये 3 9, 9 और ये 4 कितना हो गया दोस्तों आपका 9 और ये 4 हो गया दोस्तों आपका 13। ठीक है, मतलब ये भी हमारा कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। 11 से भाग जाने की विधि हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया, देखिए पहले 50 नेचुरल या फिर प्राकृत संख्याओं का योग हमें पूछा गया। ठीक है, तो देखिए पहले 50 प्राकृत संख्याओं का योग, देखिए पहले 50 देखिए यहाँ पर क्या दिया दोस्तों प्राकृत संख्याओं का, नेचुरल नंबर का। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं बोला है। ठीक है, तो देखिए प्राकृत संख्या आपका कहाँ से याद स्टार्ट होता है, ये होता है दोस्तों आपका ये 1 2 3, ये इस प्रकार से जाएगा दोस्तों, और ये आपका ये लास्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों 50। ठीक है, इन सभी संख्याओं का आपस में योग, ये चीज हमें पूछा गया है, कितना होगा ये हमें पूछा गया है। तो देखिए सभी को हम जोड़ेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो देखिए इसके लिए आप फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, ये होता है दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला, जहां n क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपको नंबर दिया रहेगा। ठीक है, n होता है दोस्तों आपका नंबर, जो भी आपका गिवन नंबर। ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका n। तो इस फॉर्मूला पे आप रखिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा ठीक है वही हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर। यहाँ पर देखिए n बराबर अगर मैं 50 रखूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों 50, उसके देखिए ब्रैकेट में क्या हो जाएगा दोस्तों आपके n बराबर 50 धन 1, मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों 51। तो 50 गुणित 51, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 2। इसको अगर मैं कटा दूँ तो ये एक बार में, ये 25 बार में, मतलब 25 गुणित 51 करने पर ये कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 25 से कम 25 की 5 बचा 2, और ये 25 चौंसठ 25 पंच 125, और ये 26 27 कितना हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया 127। तो ये हमारा कितना आ गया दोस्तों 1275। तो पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1275। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ये हमें दिया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कोई सा भी नंबर दिया रहे आप आसानी से निकाल सकते हो, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, प्रथम n नेचुरल नंबरों का योग। ठीक है, प्रथम n नेचुरल नंबरों का योग, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं से हम स्टॉप करते हैं। आगे की क्लास में हम और भी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है, इन सभी के बारे में हम आपका देखिए एलसीएम स्टेप क्या होता है, सभी के बारे में बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डिटेल से हम जानेंगे सीखेंगे। उम्मीद है आपको हमारा क्लास पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया हो दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों इन सभी क्लास का पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर के जुड़ सकते हैं सभी क्लास का पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में पाने के लिए। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया तो आप वीडियो को दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, खास करके जो कोचिंग नहीं कर पाते। ठीक है, जो है ज़्यादा फीस जो है अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, उन बच्चों को आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो आपको हमारा क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में एक नए वीडियो और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए फिर धन्यवाद।